हेलो एवरीवन। आज 16 जुलाई 2025 है। आज के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी में जो आर्टिकल आए हैं उनके बेसिस पर जो एमसीक्यू बने हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला एमसीक्यू जो द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था पॉक्सो एक्ट के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो कुछ पॉक्सो का जो मामला चर्चा में था उससे संबंधित एक एमसीक्यू देखते हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट के बारे में यहाँ पे आपको बताना है 2012 में जो पारित हुआ था। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है द एक्ट क्रिमिनलाइज ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पर्सन बिलो 18 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। तो 18 साल से जो भी कम उम्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें बच्चे समझा जाता है पॉक्सो एक्ट में, उनसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहे कंसेंट हो भी तो भी इसे क्रिमिनलाइज करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी एक मामला आया था कि वेस्ट बंगाल में एक 14 साल की लड़की और 25 साल के लड़के ने भागकर शादी कर ली और जब लड़की की उम्र 17 वर्ष की थी तब वो माँ बन गई। अब उसके बाद भी अगर देखें तो न्यायपालिका और जो कानून प्रावधान उसके अनुसार उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का यूज किया। आर्टिकल 142 जहाँ पे न्यायालय को, जुडिशरी को पावर मिलती है कि वो स्पेशल जस्टिस प्रोवाइड कर पाएँ, खास तौर पर यह पूर्ण न्याय स्थापित कर पाएँ, जैसा कि राम मंदिर के मामले में 142 का यूज किया था। उसके तहत उन्होंने क्या किया, सजा का प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया। यह सजा को अगर एक तरह से अगर आप देखें उसको हटा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह का कंसेंट दिखाई दे रहा था इसमें, और एक्ट और जो कंसेंट है उसके कंट्रडिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एक्ट दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट द एक्ट प्रोवाइड फॉर जुडिशियल डिस्क्रेशन इन सेंटेंसिंग फॉर कंसुअल एडोलसेंट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे यह बात कर रहा है कि एक्ट यहाँ क्या करता है कि जो जुडिशियल डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्ट कोई भी ऐसा जुडिशियल डिस्क्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। ये आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस के लिए, ना कि ये एक्ट 2012 में ऐसा कोई प्रोविजन है। तो इस तरह कोई प्रोविजन इस एक्ट में नहीं है। तीसरा, द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरराइड मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस अंडर आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो इसकी सजा हो रही थी उसको क्या किया, ओवरराइड कर दिया, उसको हटा दिया इस केस से पार्टिकुलरली। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल मुद्दे में था, जहाँ पे एमसीक्यू हमने देख लिया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और, एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, है ना, जो किससे संबंधित है, जो किशोर या एडोलसेंट पर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके संबंध में है। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, जिसने भी ये कहा था कि अगर एडोलसेंट के बीच कंसेंट से क्या होता है कि संबंध स्थापित होते हैं तो उसे अगर सजा मानी जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन होगा। तो अभी यहाँ पे मुद्दे में है, कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कि ये पॉक्सो एक्ट में एज को कम किया जाए, कुछ ऐसे परिणाम हो सकते हैं। तो पहला इस जो क्वेश्चन, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है विद द रेफरेंस ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सामुदायिक वन जो अधिकार है उसके संबंध में है। देखिए वन में दो तरह के अधिकार देखने को मिलते हैं, एक तो क्या है सरकार के भी होते हैं, दूसरा कम्युनिटी के भी होते हैं, जो वहाँ पे कम्युनिटी रहती है। और ये टसल हमेशा देखने को मिलता है, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट उसके पास रहें। अभी यही हुआ, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट एफआरए है, एफआरए एक्ट 2006 में आया था, और उसमें कम्युनिटी जो फॉरेस्ट का जो राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, इसको क्या किया जाता है, दिया गया था कम्युनिटीज़ को। तो उसमें क्या किया कि अभी जो एक्ट आया, अभी जो वहाँ की सरकार है, राज्य सरकार ने क्या किया, उनके जो ऑटोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं लिमिटेड करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मैंडेट दैट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार प्रिपेयर होना चाहिए फॉरेस्ट जो कम्युनिटी संबंधी जो प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, इसीलिए तो कम्युनिटी राइट दिए गए हैं फॉरेस्ट में। अगर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास राइट दिए जाएंगे तो फिर किस तरह का कम्युनिटी राइट होगा वो, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिटी को राइट दिए गए हैं, ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, और दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था एम्पावर करने के लिए ग्राम सभा को, तो ये बात एकदम सही है। सेकंड एआरसी अगर आप देखेंगे तो उसकी 6th जो रिपोर्ट है वो इसी बारे में बात करती है, और बात करती है कि जो ग्राम सभा है उसको एम्पावर किया जाना चाहिए, खासतौर पर जो फॉरेस्ट राइट के संबंध में। इसके अलावा एक कमेटी बनी थी, एमसी सक्सेना कमेटी बनी थी, वो भी फॉरेस्ट राइट में जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनकी राइट की बात और वीटो पावर देने की बात करती है। और इस तरह से सिर्फ भारत नहीं, ब्राज़ील या अन्य जगह में भी प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, ब्राजील और नेपाल हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस मॉडल। तो ये बात भी सही है, ब्राजील और जो नेपाल है इन्होंने इस तरह का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे बी आंसर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले
तीसरा एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम के बारे में स्टेटमेंट आपको सही करेक्ट बताने हैं। इट वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग सेटलमेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश लोकेशन में है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। अब इसमें क्या है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे काम चल रहा है, लगभग 50% के आसपास यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, तो उसमें उस संबंधित ये न्यूज में था। दूसरा, मछलीपट्टनम वॉज फाउंडेड बाय द चोला डायनेस्टी। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि ये जो मछलीपट्टनम पोर्ट है चोल डायनेस्टी द्वारा नहीं बल्कि सातवाहना डायनेस्टी द्वारा शुरू किया गया था। सातवाहन डायनेस्टी, जिसका जो फाउंडर था वो सिमुक था। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। वहीं अगर आप चोल की बात करें, जिसको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, चोल का फाउंडर कौन था? चोल डायनेस्टी का विजयालय था। विजयालय थे। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं चोल डायनेस्टी में, जैसे राजेंद्र चोल के बारे में आपने सुना होगा, राजराज चोल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं चोल डायनेस्टी में, जिन्हें राजन चोल को गंगई कोंड चोलपुरम की भी उपाधि दी जाती है, और बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल है उनका नाम उन्होंने बदल दिया था। इसके अलावा श्रीलंका वाले, जिन्होंने इंडोनेशिया वाले बहुत सारे आइलैंड पर उन्होंने क्या किया था? कब्जा किया था। तो उनकी जो नेवी थी बहुत स्ट्रांग थी चोल डायनेस्टी की। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ नॉन फॉर ट्रेडिशनल कलमकारी हैंडलूम। ट्रेडिशनल जो कलमकारी हैंडलूम है उसके बारे में इसको माना जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट खाली इसमें सही, या पहला दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है सारे गलत हो जाएंगे। ओनली 3 स्टेटमेंट विल बी राइट, ओनली 3। ठीक है। इसे पीडीएफ में करेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ मैगलेव टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट वर्क ऑन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन पर काम करती है फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना, ये बात यहाँ पे सही है। ठीक है। दूसरा, तो 3 बेसिक थ्योरी पर ये काम करती है। ठीक है ना। एक तो लेविटेशन। इस लेविटेशन में क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये ट्रेन की जो पटरी है ना उससे थोड़ा सा ऊपर रहती है, तो भी क्या कर सकती है, उसको वहां पे चल सकती है। दूसरा, प्रोपल्सन। यहाँ पे क्या होता है कि लाइनर मोटर्स होते हैं, उनका यूज करके क्या किया जाता है, ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव्स है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तीसरा, यहाँ पे फ्रिक्शनल लेस मोशन। ठीक है। चूंकि क्या होता है, ट्रेन पटरी को छूती नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता, इसलिए गति यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिल जाती है। दूसरा, वहाँ पे एयर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इससे भी क्या होता है, स्पीड उसको मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा, इट यूज ट्रेडिशनल इंजन फॉर प्रोपल्सन। तो ट्रेडिशनल इंजन का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंपेयर टू कन्वेंशनल रेल। कन्वेंशनल रेल में आपको पता है कि डीजल पेट्रोल फ्यूज खर्च होता है, कोयला खर्च होता है, इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, नेचुरल जो रिसोर्सेस उनको भी लॉस होता है। तो ये बात यहाँ पे सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेहदीन खलम। ठीक है ना। बेहदीन खलम के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, एक फेस्टिवल उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इट इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय बाय द खासी ट्राइब। अब यहाँ पे क्या खासी ट्राइब के द्वारा इस फेस्ट को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। दूसरा, इट इन्वॉल्व सिंबॉलिक ड्राइविंग अवे फ्रॉम इविल स्पिरिट ऑफ डिसीजेस। तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, रोगों खत्म करने के लिए इसका एक कहते हैं कि एक वो है सिंबॉलिक रीजन है। इट इज हेड आफ्टर सोविंग इंक्लूड ए ट्रेडिशनल बॉम्बू बीटिंग रिचुअल। तो जो ट्रेडिशनल जो बॉम्बू होते हैं उनकी एक तरह से रस्म में भी शामिल किया जाता है। ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है, दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट जो खासी है, खासी नहीं बल्कि पनार ट्राइब, अगर आप देखें जयंतिया ट्राइब का यहाँ पे यूज किया जाता है, जयंतिया ट्राइब यहाँ पे से मनाती है। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो खासी ट्राइब है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहे हैं, क्लूचेव स्काई वोल्केन इज पार्ट ऑफ विच मेजर ग्लोबल वोल्केनिक बेल्ट। तो यहाँ पे बात करें इसका सही आंसर क्या, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर आपने ग्लोबल जो मैप देखा होगा तो ग्लोबल मैप कैसा दिखता है, अगर आप देखो तो पैसिफिक अगर आप सेंटर में रखें, तो आप अगर पैसिफिक सेंटर रखोगे तो ये यहाँ पे चाइना, और चलिए ये हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर यूएस हो गया। ठीक है ना। और ये साउथ अमेरिका हो गया। अब ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे जापान है, यूएस का रीजन है, तो ये सारा रीजन क्या कहलाता है, पैसिफिक रेंज एक तरह से कहलाता है। तो यहाँ पर जो पैसिफिक बेल्ट है उसका पार्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है ये वाला जो वोल्केनो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो किस कैटेगरी में इसको
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कैटेगरी, कौन सी न्यू कैटेगरी अभी हाल में जोड़ी गई है, क्योंकि क्या है, हालांकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाया नहीं जाता, यूपीएससी ने इतनी बार हुआ अभी तक शायद बनाया नहीं इसमें। महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन जो अफेयर्स है वो इसको क्या कहते हैं, कंडक्ट करवाता है। इसने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, सुपर स्वच्छता लीग, तो इस कैटेगरी को आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करें, हु इज द एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप स्कीम अंडर द एएनआरएफ। एएनआरएफ ने एक तरह की जो प्रोफेसरशिप स्कीम शुरू की है, जिसका पर्पज है कि जो रिटायर्ड और ओवरसीज जो साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा कि ताकि जो हमारे जो यूथ है उसको मेंटरिंग कर सकें। उस संबंध में यहाँ पर एएनआरएफ ने एक फंडिंग इशू की है। तो किसके लिए है आपको यहाँ पे याद रखना, रिटायर्ड एंड ओवरसीज साइंटिस्ट के लिए। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस Q1 फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, ट्रेड डेफिसिट के बारे में, है ना। आपको पता है कि गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड हर एक कंट्री करती है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट हमेशा गुड्स का रहता है और ट्रेड सरप्लस हमेशा सर्विसेज का रहता है। भारत सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन गुड्स में फ्यूल है, गोल्ड है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो बहुत ज़्यादा भारत को इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिससे जो गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट हमेशा ज़्यादा रहता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात करें, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस ड्यू टू द राइज इन सर्विस एक्सपोर्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे राइज हुआ है इंडिया का, है ना, ट्रेड ये ओवरऑल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुल व्यापारी घाटा हमारा घाटा है, सर्विस हमारी सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है। दूसरा, टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट डिक्लाइन ईयर 1 ऑन Q1। तो जो टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ ईयर 1। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ है, यहाँ सर्विसेज के एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, ये आंकड़े आए हैं। द यूनाइटेड स्टेट रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट। तो ये बात एकदम सही है, यूनाइटेड स्टेट को भारत यहाँ पे सर्विस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो आज के क्वेश्चंस केवल इतने ही हैं, ठीक है। PDF आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।